व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इन्वेस्टिंग के बारे में। लोग आप अक्सर आपने सुना होगा फंडामेंटल इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग। आपने बहुत सुना होगा कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टिंग मतलब कि फंडामेंटल्स पे ध्यान देना, और ट्रेडिंग मतलब होता है कि आप टेक्निकल्स पे ध्यान देना, यानी कि आप बस सिर्फ ये देखोगे कि कौन सा 500 दिन का डीएमए मूव कर गया, 200 दिन का डीएमए को उसने तोड़ दिया है, और ये और वो, और कौन सा ब्रेकआउट आ रहा है, कौन से स्टॉक में, कौन सा स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास है। तो ये आप ये सारी चीज़ें वॉच आउट करते हो टेक्निकल्स में। और फंडामेंटल्स में आप देखते हो कि कंपनी अंडर वैल्यूड है कि नहीं है, कंपनी सस्ती मिल रही है कि नहीं है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसके रेवेन्यूज कैसे हैं। पर क्या आपने ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में सुना है? आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों से, कंपनीज के बारे में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बारे से ये आपने जरूर सुना होगा कि ग्रोथ ग्रोथ चाहिए, कंपनी में ग्रोथ चाहिए। बट व्हाट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग? आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में भी फर्क है, और क्या फर्क है वो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो भाई पहला टॉपिक आता है हमारा ग्रोथ इन्वेस्टिंग, राइट। एक बार मैं जो मैंने लिखा हुआ है सारी चीजें वो आपके लिए सामने ले आऊं। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है? तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या एक क्या हो गया, कहाँ चला गया, 1 मिनट। हाँ, तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है? ग्रोथ इन्वेस्टिंग बेसिकली सारी इन्वेस्टिंग उस तरीके की होती है जहां आप कंपनी में प्रॉफिट्स देखते हो। आप देखते हो कंपनी में कितनी अग्रेसिवली काम कर रही है, कंपनी में कितनी ग्रोथ है आगे। आप देखते हो इस पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितनी ग्रोथ है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो काम कर रहा है, जो वो धंधा कर रहा है, उसमें कितनी ग्रोथ है आगे चल के, उसकी क्या पोटेंशियल। तो अगर आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, राइट। आप इसमें ये नहीं देखते कि ये क्या आपको सस्ते दामों पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट आप ये देखते हो कि ये महंगा है तो कोई बात नहीं, पर मुझे अगर दिखता है कि यहाँ से और महंगा होगा क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ है, तो मैं उसको और महंगा बेचूंगा। अल्टीमेटली तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप महंगा ही स्टॉक खरीदते हो और आप महंगा ही बेचते हो, मतलब कि और महंगा बेचते हो, राइट। तो इसमें ये सारी कहानी होती है, और मोस्टली जो होती है, ज्यादातर हम देखते हैं टेक कंपनीज को हम ज्यादा ग्रोथ कंपनीज मानते हैं, क्योंकि ग्रोथ में जो टेक में जो ग्रोथ है वो इवॉल्विंग है और बहुत ज्यादा क्विकली इवॉल्व होती आ रही है विद द कमिंग ऑफ एआई। आप देख रहे हो कि अब और इवॉल्व हो रही है। तो हम ज्यादातर बात करते हैं टेक इंडस्ट्रीज को, हम ग्रोथ इंडस्ट्रीज मानते हैं। बट टेक के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको हम ग्रोथ मानते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कोई अनोखा नया ट्रेंड आ गया। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं हम सोलर पैनल्स की, सोलर प्लांट्स की। तो अगर सोलर पैनल और सोलर प्लांट आपको लगता है कि हाँ एक एक इमर्जिंग सेक्टर है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक इमर्जिंग ट्रेंड ढूंढना है, और उसको हम कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो क्या सबसे पहला प्रोज समझ लेते हैं हम। प्रोज क्या है ग्रोथ इन्वेस्टिंग? प्रोज है कि वो आपको मासिव कैपिटल गेन दे सकता है। आप देखो कि अगर किसी सेक्टर में पर्टिकुलर ग्रोथ मिल गया, आपको किसी पर्टिकुलर बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल गई, तो वो आपको मासिव कैपिटल गेन दे सकता है, यानी कि वो आपका पैसा 100 200 500 गुना नहीं, 1000 2000 5000 गुना भी कर सकता है। इस तरीके की ग्रोथ आपको मिल सकती है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि पर्टिकुलर ट्रेंड है और वो एकदम से बूम करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी राइट नाउ सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़िया ज्यादा कॉमन हो गया है। तो डिजिटलाइजेशन के कुछ स्टॉक्स जो डिजिटलाइजेशन पे ही काम करते हैं कैन बी द ट्रेंड फॉर योर नेक्स्ट डेकेड में भी। तो आप ऐसे सेक्टर्स को पकड़ सकते हो, जैसे कि ये ग्रोथ एक सेक्टर है, इसमें ग्रोथ लगातार हो रहा है, डिजिटलाइजेशन और बढ़ रहा है। तो आप ऐसे सेक्टर के, अब आपको ऐसा स्टॉक पकड़ना है जो आपको दिखता है कि ग्रोथ है इस कंपनी में, ये लगातार सेल्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अग्रेसिवली अपना आपको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो आपका एक ग्रोथ स्टॉक हो जाए। दूसरी चीज इसमें ये हो सकती है कि इनोवेशन और ट्रेंड्स के साथ ही अलाइन करते हैं ज्यादातर, वो हमने बात कर ली। और ये एक्साइटिंग और डायनामिक सेक्टर से बात करते हैं, यानी कि जो अभी बातचीत जिसके बारे में चल रही है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कॉन्स। कॉन्स मतलब कि कॉन्स क्या क्या कॉन्स है जो हमें इसमें दिक्कत हो सकती है। पहली बात तो ये दिक्कत हो सकती है कि अगर आपने कोई महंगा स्टॉक खरीदा, क्योंकि महंगे मिलते हैं आपको अक्सर ग्रोथ स्टॉक्स, तो महंगा, और उसका उसका ग्रोथ चली गई, यानी कि उसकी ग्रोथ चली गई या फिर वो ट्रेंड ही बदल गया। जैसे कि आप क्या बात कर रहे हो डिजिटलाइजेशन के बारे में, कि अगर हम सोच रहे हैं कि 10 साल में डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पर अगर डिजिटलाइजेशन नहीं बढ़ा और एकदम से 5 साल में डिजिटलाइजेशन चला गया, तो हो सकता है आपके स्टॉक की ग्रोथ चली जाए, और जिस स्टॉक को आपने उतना महंगा खरीदा हो वो खुश हो जाए वहां से।
इसमें इसका डर हमेशा रहता है क्योंकि आप महंगा ही खरीदते हो उसको। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलता। इसमें ज़्यादातर कंपनी जो ग्रोथ स्टॉक्स होती है उसमें कंपनी ज़्यादातर जो डिविडेंड्स देने के बजाय बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। तो ये ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो अपने आप को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं रादर देन अपने इन्वेस्टर्स के साथ अपने प्रॉफिट को बांटने में ये बिलीव नहीं करते। तो आप डिविडेंड की सोचना छोड़ दो। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, दे कैन गो क्रेजी, लाइक एक दिन में 10% अप, एक दिन में 20% डाउन। इस तरीके से जैसे बिटकॉइन और ये ऐसे क्रिप्टो करेंसीज भागती है, ये आपको ऐसे नचा सकते हैं। तो ये इसका कॉन्स है, राइट। आप एग्जाम्पल देख ले, तो एग्जाम्पल एक आप देख लो, टेस्ला 2012 में अगर लोगों ने टेस्ला में इन्वेस्ट किया है तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि लोगों को लग रहा था वो सस्ता है, वो तब भी महंगा था, वो आज भी महंगा है, और 2012 के बाद 2021 में वो और महंगा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। उनको दिख रहा था कि इस सेक्टर में, इस बंदे में ग्रोथ है, इस बंदे का जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ माइंडसेट है, तो उस बंदे के ऊपर, उस एलॉन मस्क की शक्ल पर उन्होंने बेट किया। सिमिलरली जोमेटो के साथ भी हुआ, जोमेटो जब आया तो जोमेटो भी महंगा ही लिस्ट हुआ और महंगा ही हो गया आगे भी। तो इस तरीके से आप देखो तो जो ग्रोथ स्टॉक्स है ये इस तरीके के होते हैं, जोमेटो, टेस्ला, इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में क्या होता है? फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में, एक मिनट, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में हम वी लुक फॉर कंपनीज जो कि बहुत सस्ते मिल रहे हो, जो इंटरेस्टिक वैल्यू के नीचे मिल रहे हो, मानी कि मतलब कि कंपनी की जो एक्चुअली धंधे की जो अभी वैल्यू है उससे भी सस्ता मिल रहा है। वो कैसे होता है? ये ज्यादातर होता है सेंटीमेंट्स के ऊपर बेसिस पर। तो स्टॉक जो हमें अपनी कंपनी के भाव से भी सस्ता मिलता है वो होता है सेंटीमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा सेंटीमेंट ड्रिवन होता है। तो स्टॉक मार्केट बिकॉज बिकॉज बहुत ज्यादा सेंटीमेंट ड्रिवन है, आपको सस्ता मिल सकता है स्टॉक। यहाँ आपको 100 रुपए का स्टॉक 10 रुपए का मिल सकता है क्योंकि वो सेंटीमेंट ड्रिवन है, और यही स्टॉक 100 रुपए का आपको 1000 का मिल सकता है क्योंकि वो स्टॉक सेंटीमेंट ड्रिवन है। तो जब लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं हाईली तो वो बहुत महंगा मिलता है, जब लोग पेसिमिस्टिक हो जाते हैं तो वो बहुत सस्ता मिलता है। तो कभी भी स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास रहना मुश्किल होता है लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ढूंढते हैं ऐसी बेट्स, ऐसे स्टॉक्स जो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहे हो, तो वो होते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, राइट। अब इसमें फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देता है, क्योंकि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में आप ये नहीं देखते कि ट्रेंड क्या है, आप ये देखते हो कि कंपनी का बिजनेस स्टेबल है, कंपनी इतने साल से धंधा कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट सही है, तो वो एक स्टेबल रिटर्न देता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रोज ये है कि आपको डिविडेंड जरूर देती है कंपनी। तो ऐसी कंपनीज आपको डिविडेंड देती है, तो आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग में अगर आपको पसंद है तो आपको आप खुश रहोगे ऐसी कंपनी से। तीसरी इनकी एक और है कि रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हमेशा रिस्क रहता है कि आप महंगा खरीद सकते हो, पर फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में आपको रिस्क कम रहता है क्योंकि आप सस्ता ही खरीदते हो, और उससे और सस्ता होना चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग, क्योंकि स्टॉक जब बहुत ज्यादा भाग चुका होता है तो उसके पिटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये हो गया इसका प्रोस कॉन्स। इसमें यही है कि इसमें आपको एकदम से पोटेंशियल नहीं मिल सकता, एकदम से आप बोलोगे 1000 गुना 2000 गुना हो जाए, नहीं होगा। स्टॉक बहुत स्टेबल स्टेबल धीरे धीरे बढ़ता है, पर आपको सेफ्टी भी मिलती है। तो इस तरीके से इसके जो कॉन्स है वो ये कि धीरे धीरे बढ़ेगा, स्टेबल बढ़ेगा, बहुत स्लो बढ़ेगा, आपको सालों साल वेट करना पड़ सकता है, राइट। और वही बस वही सालों साल वेट करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, इसका जो क्या कहते हैं, जो ट्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट का एकदम से ट्रेंड आ गया, तेज भागने लगा मार्केट, तो ऐसे स्टॉक ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते। ऐसे स्टॉक चलते अपने हिसाब से, अपने हिसाब से जब वो उनको चलना हो। तो ये ऐसे स्टॉक जो होते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अगर आप देखोगे एकदम से निफ्टी तेज भागने लगा, सारे स्टॉक भाग रहे होंगे, पर ऐसे स्टॉक उस पर बैठे होंगे क्योंकि ये अपनी स्पीड से ही चलेंगे, ये अपने आराम से चलेंगे। दिस इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स होते हैं, राइट। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आईटीसी इज वन ऑफ द वैल्यू स्टॉक, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत सालों साल इसका हमें मुझे भी रुलाया, मैं भी आईटीसी में फंसा रहा बहुत साल, और उसके बाद उसने अल्टीमेटली अपने आप को डबल किया, राइट। पर ये स्टेबल कंपनी है, गिरते नहीं है इसके स्टॉक्स। आप देखो आईटीसी गिरता ही नहीं है, चाहे स्टॉक मार्केट जितना भी गिरता है आईटीसी बहुत कम गिरता है। इस तरीके इन्फोसिस भी एक स्टेबल कंपनी हो सकती है जिसको आप वैल्यू इन्वेस्टिंग का तरह स्टॉक समझ सकते हैं, राइट। तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल। और हम समझते हैं कितने तरीके के जो जो इन्वेस्टर हैं, जो फेमस इन्वेस्टर है, वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो पहले फेमस इन्वेस्टर है हमारे राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले दुनिया के वॉरेन बफेट के बारे में बात करते हैं। वॉरेन बफेट बेसिकली है वैल्यू इन्वेस्टर। ये बिल्कुल सस्ती कंपनी ढूंढते थे जो कि आपको सस्ते दामों पर मिल जाए, जैसे कि हो गई इंश्योरेंस की कंपनी।
इंश्योरेंस की कंपनी उनको स्टेबल बिजनेस लगता था, उनको लगता था कि भाई हमेशा लोग डर के मारे अपना इंश्योरेंस कराते रहेंगे और इंश्योरेंस कंपनी धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बनाती रहेगी। तो ऐसे बिजनेस वो खरीदना ज्यादा पसंद करते थे जो आपको स्टेबल रिटर्न दे, पर कंपनी एग्जिस्ट करती रहे सालों साल, कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए, राइट। दूसरी तरह के एक इन्वेस्टर है हमारे, जिनका नाम है क्या कहते हैं, फिलिप फिशर। फिलिप फिशर एक इन्वेस्टर है, वो एकदम प्योर ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं। वो सिर्फ ये देखते थे कौन सा ट्रेंड है, क्या चीज चल रही है, क्या मार्केट में ट्रेंडिंग है, और किस कंपनी में ग्रोथ है, किस कंपनी के लिए आगे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कौन सी कंपनी अग्रेसिवली काम कर रही है। तो इस तरीके से काम करते हैं, राइट। राकेश झुनझुनवाला दोनों को मिक्स करते थे। और एक और बंदे हैं बड़े फेमस, पीटर लिंच। पीटर लिंच करते थे ग्रोथ इन्वेस्टिंग प्लस गार्प इन्वेस्टिंग। अब आप सोचोगे गार्प क्या होता है? गार्प इन्वेस्टिंग एक अलग टर्म है विच इज कॉल्ड ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस मतलब कि आपको ग्रोथ तो मिल ही रही है स्टॉक में, पर आपका स्टॉक भी सस्ता नहीं है, पर रीजनेबल है। बहुत ज्यादा सस्ता नहीं मिल रहा आपको, पर रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड गार्प इन्वेस्टिंग, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, राइट। तो ऐसा कोई स्टॉक अगर आप देखना चाहें जो आपको ऐसा मिल रहा हो, तो एक स्टॉक है टाटा एलेक्सी। अब तो थोड़ा सा भाग गया है, पर उससे पहले आप देखो तो इसमें ग्रोथ भी दिखती थी साथ साथ, क्योंकि अग्रेसिवली काम करते हैं बहुत ज्यादा, प्रोजेक्ट्स इंडिया के बाहर, इंडिया में सब जगह कर रहे थे। एट द सेम टाइम इनका प्राइस जो था स्टॉक का वो भी रीजनेबली वैल्यू था। तो इस तरीके से आप ऐसे ढूंढ सकते हो, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, गार्प इन्वेस्टिंग, आप सर्च कर सकते हो अपने हिसाब से, और अपना टेम्परामेंट के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आर यू अ ग्रोथ इन्वेस्टर और आर यू अ फंडामेंटल इन्वेस्टर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो और मजा भी आया वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।